आजकल सोशल मीडिया पे एक नया नैरेटिव वायरल हो गया है। एनआरआईज को इंडिया में म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रॉपर्टी इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, सब कुछ जीरो टैक्स है। कुछ फिन इन्फ्लुएंसर्स तो कह रहे हैं कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इंडिया छोड़ो और एनआरआई बन जाओ। ट्रुथ इज ये सच से काफी दूर है। इंडिया के टैक्स लॉस कॉम्प्लिकेटेड है और एनआरआई टैक्सेशन और भी लेयर्ड होता है, स्पेशली जब इनकम 2-3 कंट्रीज से आ रही हो। इसलिए हम लेकर आए हैं ये 2 पार्ट वीडियो सीरीज, नॉट जस्ट फॉर एनआरआईज बट उन सब रेजिडेंट इंडियंस के लिए जो बस टैक्स बचाने के चक्कर में बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पहले इस बात को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और डिटेल में बात करेंगे विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कि डीटीए क्या होता है, टीआरसी लेना जरूरी है या नहीं, और कैसे डबल टैक्सेशन से आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर आप इन बेसिक्स को मिस कर देंगे तो आगे जाकर आपको आईटीआर भरते वक्त असेसमेंट में सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कोई भी पार्ट स्किप ना करें। आई एम चैतन्य गर्ग, योर ट्रस्टेड फाइनेंशियल एंड टैक्स एडवाइजर डेडिकेटेड टू मेकिंग फाइनेंस फ्रेंडली। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले और जानते हैं डबल टैक्सेशन आखिर होता क्या है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंडिविजुअल और कंपनीज दोनों ही काफी क्रॉस बॉर्डर काम करते हैं या रिमोटली काम करते हैं। इस वजह से उन्हें इनकम टैक्स देना पड़ता है मल्टीपल कंट्रीज में जिसमें इनकम अर्न हुई है, जिससे डबल टैक्सेशन हो सकता है। यही इशू सॉल्व करता है डीटीएए यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सिंपल लैंग्वेज में डबल टैक्सेशन का मतलब है एक ही इनकम पे दोनों कंट्रीज में टैक्स लगना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर कंट्री का अपना रूल होता है। कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया सोर्स बेस्ड इनकम टैक्सेशन फॉलो करती है और कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन फॉलो करती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप इंडिया के रेजिडेंट हो और आपने यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। जब आपको वहां से डिविडेंड या फिर और कोई इनकम मिलेगी तो उस पे इंडिया और यूएस दोनों जगह टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर इंडिया और यूएस के बीच डीटीए साइंड है तो आपको डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एग्रीमेंट के टर्म्स के हिसाब से वो इनकम या तो इंडिया में या फिर यूएस में टैक्स होगी, दोनों जगह नहीं। दिस इज डबल टैक्सेशन। नेक्स्ट बात करते हैं डीटीए के बारे में, जो कि है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने 100+ कंट्रीज के साथ डीटीए साइन किया है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस बड़ा सिंपल है कि एक टैक्स पेयर को दोनों कंट्रीज में डबल टैक्स ना लगे और अगर लग भी जाए तो उसका क्रेडिट मिले। इंडिया के पास यूएस, यूके, यूएई, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ डीटीए साइंड है। डीटीए एग्रीमेंट्स काफी तरह की इनकम कवर करते हैं, जैसे कि सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कैपिटल गेन्स एक्सेट्रा। इन एग्रीमेंट्स में क्लियरली लिखा होता है कि किस इनकम पे कौन सी कंट्री टैक्स लगाएगी। जनरली जहां इनकम जनरेट होती है उस कंट्री का पहला राइट होता है टैक्स लेने का, लेकिन रेजिडेंट कंट्री भी थोड़ा लोअर रेट पे टैक्स लगा सकती है डीटीए टर्म्स के हिसाब से। अब आप पूछेंगे डीटीए अप्लाई कैसे करते हैं? अगर आपको डीटीए का बेनिफिट लेना है तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी चेक करो। पहले ये समझो कि आपकी इनकम किस टाइप की है और उस पे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितना टैक्स लगता है। दूसरा, डीटीए के रूल समझो। अगर वो इनकम डीटीए के किसी स्पेसिफिक आर्टिकल में कवर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लगेगा। तीसरा स्टेप, फाइनल टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करो। सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली या फिर डीटीए में दोनों में से जो आपके लिए फायदेमंद हो, जो ज्यादा बेनिफिशियल हो, उसको चूज करें। इससे ट्रीटी ओवरराइड कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डीटीए के बेनिफिट को क्लेम कैसे करें। डीटीए का बेनिफिट क्लेम करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है डिडक्शन मेथड। जो टैक्स आपने फॉरेन कंट्री में दिया है उसे आप अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हो। सेकेंड मेथड है एग्जेम्पशन मेथड। आपको टैक्स सिर्फ एक ही कंट्री में देना पड़ता है, या तो सोर्स कंट्री में या फिर रेजिडेंट कंट्री में। दूसरी कंट्री एग्जेम्पशन दे देती है। तीसरा मेथड है टैक्स क्रेडिट मेथड। फॉरेन कंट्री में दिया गया टैक्स आपको रेजिडेंट कंट्री के टैक्स लायबिलिटी में क्रेडिट के फॉर्म में मिल जाता है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मेरे क्लाइंट सानिया जी इंडिया के रेजिडेंट हैं और उन्होंने सिंगापुर से 1 लाख रुपए अर्न किया था लास्ट ईयर। अब इंडिया का टैक्स रेट है 25%, सिंगापुर का टैक्स रेट है 40%। तो चलिए जानते हैं डिडक्शन मेथड या फिर एग्जेम्पशन मेथड या फिर टैक्स रेट मेथड में से किस पे उनका क्या टैक्स पड़ता है। तो इसको एक टेबल पे प्लॉट करते हैं।
तो सानिया जी की जो फॉरेन इनकम 1 लाख की थी वो आपके तीनों मेथड में कॉमन रहेगी, चाहे तो वो डिडक्शन मेथड हो या फिर एग्जेम्पशन मेथड या फिर टैक्स क्रेडिट मेथड। फॉरेन टैक्स जो कि सिंगापुर का टैक्स रेट है वो 40% होने के कारण उनका उधर का फॉरेन टैक्स लायबिलिटी होगी 40,000 की। अब बात करते हैं डिडक्शन मेथड की, जहां पर आपका फॉरेन इनकम जो है 1 लाख रुपए की, उस पे 40,000 रुपए पे करने के बाद आपकी जो नेट इनकम इंडिया में रह जाती है वो है 60,000 की। अब इस 60,000 पे इंडिया का टैक्स रेट अगर मैं 25% लगाऊं तो वो बन जाता है 15,000। तो फाइनल डोमेस्टिक टैक्स लायबिलिटी इंडिया में आपकी हो जाती है 15,000। तो आपने कितना टैक्स पे किया? 40,000 सिंगापुर में, 15,000 आपने इंडिया में अंडर डिडक्शन मेथड। तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी 55,000 की। अब इसको देखते हैं एग्जेम्पशन मेथड में। एग्जेम्पशन मेथड के अकॉर्डिंगली अगर आपने फॉरेन इनकम आपने वहां पर आपने फॉरेन टैक्स पे करा है, 1 लाख रुपए पे 40,000 पे करा है, तो आपकी वो इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट होगी टैक्सेशन के लिए। तो उस हिसाब से आपका इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 40,000 की। अब यही चीज अगर हम टैक्स क्रेडिट मेथड में देखें तो वहां पर आपकी फॉरेन इनकम 1 लाख रुपए की और वही फॉरेन टैक्स जो आपका सिंगापुर में टैक्स रहा था वो 1 लाख रुपए का रहेगा। आपकी इंडिया में जो इनकम गिनी जाएगी वो पूरी 1 लाख की गिनी जाएगी और 1 लाख पे 25% के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 25,000। बट क्योंकि आपने सिंगापुर में 40,000 टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, तो आपको उसका 40,000 का टैक्स क्रेडिट मिलेगा और आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी इंडिया में 0 हो जाती है। तो जो आपने टैक्स पे करा है, इधर आपने 40,000 टैक्स पे करा है अंडर टैक्स क्रेडिट मेथड। तो आप देख सकते हो अलग अलग मेथड से आपका टोटल टैक्स आउटफ्लो अलग होता है। टैक्स क्रेडिट मेथड में आपको फॉरेन टैक्स का फुल क्रेडिट मिलता है जो काफी बेनिफिशियल हो सकता है, इसलिए डीटीए के सही एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हुई डीटीए की। अब जानते हैं यूनिलैटरल रिलीफ के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया का 100+ कंट्रीज के साथ डीटीए साइंड है, पर उन कंट्री का क्या, जिन कंट्रीज के साथ इंडिया का कोई भी डीटीए साइन नहीं है। लेट मी टेल यू, अगर इंडिया का किसी कंट्री के साथ डीटीए एग्रीमेंट साइन नहीं है, जैसे कुछ रेयर अफ्रीकन या फिर आइलैंड नेशंस, तो भी सेक्शन 91 के अंदर यूनिलैटरल रिलीफ मिलता है, लेकिन ये टीडीएस होता है और आपको फॉरेन टैक्स पेड प्रूफ्स और इनकम ओरिजिन डिटेल्स देने पड़ते हैं। इसके बाद आप डीटीए का बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे टीआरसी के बारे में, यानी कि टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस या फिर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ एफएमआर एंड माय ओन सीएफओ कैन हेल्प यू। अगर आप एनआरआई हैं या अब्रॉड शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं, तो टैक्स कंप्लायंस और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों ही सीरियस चीजें हैं। एफएमआर के एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपको इन सब फाइनेंशियल एरियाज में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वेदर इट इज टू डू विद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जो कि इंडिया बेस्ड इनकम हो, या फिर आपकी ग्लोबल इनकम, या फिर आपके नोटिसेस या स्क्रूटनी केसेस का हैंडलिंग बेटर हो, या फिर इनकम टैक्स कंसल्टेंसी हो, टीआरसी, डीटीए, कैपिटल गेन्स, 89A, किसी भी सेक्शन के कोई भी टैक्स कंसल्टेंसी हो, या फिर आपको कोई नया बिजनेस इनकॉर्पोरेशन कराना हो, या फिर कंप्लायंस और आरओसी सर्विसेज के बारे में आपको हमारे से सर्विसेज चाहिए हो। वी हेल्प यू स्टे कंप्लायंट विदाउट कंफ्यूजन, चाहे आप दुबई में हो या फिर डैलस में। एंड इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड टैक्स फाइलिंग, देन माय ओन सीएफओ तो है ही। माय ओन सीएफओ आपकी हेल्प करता है with investment planning and wealth management, tax optimization and compliance, estate planning and wealth transfer, risk management and insurance, longevity and retirement planning. My own CFO आपके पर्सनल CFO स्टाइल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। हमारे एक्सपर्ट्स हेल्प करते हैं रेजिडेंट इंडियंस और एनआरआईज दोनों को विद कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजीज। अब लेट्स डिस्कस अबाउट टीआरसी। आप डीटीए का बेनिफिट तभी ले सकते हो जब आपके पास वैलिड टीआरसी हो। टीआरसी माने तो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। अंडर सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप तभी डीटीए का बेनिफिट ले सकते हो जब आपके पास फॉरेन गवर्नमेंट से इशूड वैलिड टीआरसी सर्टिफिकेट हो। टीआरसी सर्टिफिकेट्स में आपको बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि आपका नाम, आपकी टैक्स पेयर आईडी यानी कि टिन नंबर, आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, टीआरसी सर्टिफिकेट का वैलिडिटी पीरियड क्या है, जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका सिग्नेचर और स्टैम्प भी उस सर्टिफिकेट पे लगा होता है। टीआरसी मिलता कैसे है? अगर हम यूएसए की बात करें तो आपको फॉर्म 6166 के थ्रू आईआरएस से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आपको टीआरसी इशू हो जाए। इसकी टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $85 होती है और ये मिलता है 4 से 6 हफ्तों में। नेक्स्ट, अगर हम यूएई की बात करें तो टीआरसी लेना थोड़ा टफ है। आपको एमिरेट्स आईडी, लीज एग्रीमेंट्स, इनकम प्रूफ्स चाहिए और आपको 183+ डेज से ऊपर का स्टे प्रूफ भी देना पड़ता है। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में टीआरसी लेना रिलेटिवली इजी है, पर
IRAS की रजिस्ट्रेशन और लोकल इनकम प्रूफ दिखाना पड़ता है। जनरल डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग ऑफ TRC फॉर्म, तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो जनरली लगते हैं वो है पासपोर्ट, फॉरेन टैक्स रिटर्न की कॉपी, लीज और यूटिलिटी बिल, सैलरी और बिजनेस इनकम का प्रूफ। ये सब डॉक्यूमेंट्स जनरली लगते ही लगते हैं, पर हर एक कंट्री में ये डॉक्यूमेंट्स वेरी भी कर सकते हैं। तो आपको आपकी पर्टिकुलर रेजिडेंट कंट्री के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको आपका उधर का टैक्स अथॉरिटी देगा। अगर वैलिडिटी की बात करें तो जनरली एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ये टैक्स सर्टिफिकेट वैलिड होता है। हर साल रिन्यूअल जरूरी है अगर DTA का बेनिफिट चाहिए। अब आप पूछेंगे व्हाई TRC इज इम्पोर्टेंट बट नॉट ऑलवेज नीडेड। अब सवाल उठता है, क्या हर NRI को TRC लेना चाहिए? आंसर है नहीं। अगर आपकी इंडिया में इनकम 2.5 लाख से कम है और टैक्स लायबिलिटी 0 है तो TRC लेना ओवरकिल हो सकता है। प्लस गलत या अननेसेसरी TRC फाइल करने पे DTA का अब्यूज होता है। इसके चार्ज पे आपको नोटिस इशू हो सकता है। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे TRC लेना कब जरूरी है और कब नहीं, TRC फाइल करते वक्त कौन सी गलतियां लोग करते हैं, सेक्शन 89A का रिलीफ कब मिलता है, और अनुष्का शाह IT-80 का केस का सच क्या है जिसको वायरल करके लोग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। So stay tuned for part 2. Till then, do share, like and subscribe to our channel and also hit the notification button above. I am Chaitanya Garg signing off. FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.